जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बहुत से बच्चे सोचते रहते हैं सर वेपर प्रेशर पढ़ा, एवेपोरेशन पढ़ा, लेकिन कंफ्यूजन रहती है सर कि आखिर ये एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट सर थोड़ा सा आपस में मैसअप हो जाते हैं, कंफ्यूजन रहती है। चलें इसको आसान करते हैं। देखें, हमारे पास आपको पता है कि एक बीकर है, ठीक है जी। तो इस बीकर में जो है हमने क्या ले लिया है, डेफिनेटली कोई लिक्विड ले लिया है। अब डेफिनेटली हम पानी की बात कर लेते हैं ताकि पानी को ही हम समझें, क्योंकि इजी एग्जांपल रहती है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों के ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आपस में जो है अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये अंदर आपको नज़र आते हैं इनसाइड द बीकर। और इनके अंदर याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। इनके अंदर क्या मौजूद है? काइनेटिक एनर्जी। और होता ये है, अब लेट्स से दैट कि मैं सरफेस पे भी ये लाइन लगाने की बजाय थोड़े से पार्टिकल्स ही बना देता हूँ। अब सरफेस पे साइंसदानों ने हमें ये बताया है कि सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है कुछ पार्टिकल्स की, वो हो जाती है ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी तो अंदर भी है पार्टिकल्स के अंदर, लेकिन वो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होना इज गुड, लेकिन एवरेज से ज़्यादा होना, यानी यू कैन से दैट कि अब जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी। देखें, बाहर गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। हम इन बाहर के पार्टिकल्स को या बाहर की गैस को हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। अब डेफिनेटली ये अगर सिस्टम है, सिस्टम 1 कह लें, और ये भी तो एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो कि एक बीकर के अंदर का सिस्टम है, ठीक है। अब इसको एक्सटर्नल सिस्टम से हम इसको क्या कह लेते हैं? एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि बाहर वाला सिस्टम। इसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की अगर ज़्यादा बाहर हीट है तो ये काइनेटिक एनर्जी किधर मिलेगी? इस सरफेस को, ये जो बीकर की एक ग्लास की बनी हुई सरफेस है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर होते हैं या एटम्स वाइब्रेट होते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी किधर फॉरवर्ड कर देते हैं? अंदर के पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली सरफेस से कुछ ना कुछ तो पार्टिकल जो हैं वो छोड़कर सरफेस को चले जाते हैं। आपको याद होगा पिछला टॉपिक था हमारा एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में हमने यही सीखा था कि कुछ पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, एलिवेट कर देती है और वो उड़कर चले जाते हैं। फिर उससे अगला टॉपिक था अभी कि जो हवा में ऑलरेडी पार्टिकल्स होते हैं वो उल्टा प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर, तो हमने इसको वेपर प्रेशर का नाम दिया था। तो प्यारे बच्चों, अब सीन ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाए और वो सरफेस पे मौजूद हों, तो वो जल्दी जल्दी सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर देंगे? सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। जिस तरह पानी जब उबलता है ना, आप देखो खोल रहा होता है कैसे, जिस तरह हंडिया कभी पका रहे हो आपको शोरबे वाली, तो वो क्या से हंडिया क्या हो रही? खोल रही है, बुलबुले से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से बढ़ चुकी हुई है और वो सरफेस से आगे बहुत ज्यादा भाप निकल रही होती है। बहुत ज्यादा जो है वो कह लो आप कि पार्टिकल्स, पानी के बुखारात, वेपर्स, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? वो सरफेस को छोड़ रहे होते हैं। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन साइंसदान हमें एक और चीज समझाते हैं। देखें, अब मैं आपको एक चीज आज बड़ी डोमिनेंट समझा के जाता हूं। अब लेट्स से दैट ये सरफेस है, इस पार्टिकल की बात कर लेते हैं जो कि भी सरफेस पे मौजूद है, और ये एटमॉस्फेयर है प्यारे बच्चों। डेफिनेटली इसने कहां पर आना है? पार्टिकल ने यहां से निकलकर कहां पर आना है? एटमॉस्फेयर में आना है। आपको मैंने पढ़ाया कि एटमॉस्फेयर का जो दबाव है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है ना। अब एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेयर कह लेंगे बेसिकली हवा है जो कि ऊपर से प्रेशर लगा रही है। मतलब ये एक नहीं, अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स, हवा के, गैस के पार्टिकल्स कॉलम में जहां तक ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं? एक प्रेशर लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg।
अब इस पार्टिकल के पास भी 760 की प्यारे बच्चों ताकत होगी, तभी तो ये छोड़ देगा सरफेस को इनको, क्योंकि इनके जो सरफेस के दूसरे पार्टिकल्स हैं उनकी ताकत इतनी नहीं है। किसी की 700 होगी, किसी की 600 होगी, किसी की 500 होगी मिलीमीटर ऑफ Hg में। साइंसदान कहते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg 1 ATM के बराबर है। यानी कि अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है 1 ATM हो जाती है, एटमॉस्फेयर की एनर्जी 1 ATM है, तो फिर इनकी दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। यू कैन से दैट। एक और चीज यहां पर यूज करें लफ्ज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर। और ये किसका प्रेशर है? ये वेपर का प्रेशर है, ठीक है। या आप कह लें कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पे क्या है मॉलिक्यूल है, ये उसका प्रेशर है एटमॉस्फेयर के लिए। कितना प्रेशर है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। और ये प्रेशर जब एक पार्टिकल एटमॉस्फेयर पे लगाता है तो वो फिर नीचे रह नहीं पाता, उड़कर गैस बन जाता है, क्योंकि वो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तोड़ चुका है। याद रखिएगा, लेट्स से दैट ये पार्टिकल है, तो इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है, और ऊपर से जो है इसको एक दबाव लग रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 ATM। तो ये 1 ATM इसके ऊपर दबाव लग रहा है प्यारे बच्चों, ये दबाव इसको क्या करेगा कि इसके नीचे रखेगा। इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स का 760 तक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल, अगर ये एक ही जा रहा है, थोड़े बहुत जा रहे हैं, फिर तो इवेपोरेशन है। लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्यारे बच्चों अपनी सरफेस को छोड़ने लगे हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखें, पानी 100 डिग्री पे जो है आप कह लें कि ये काम कर पाता है। अगर इस बीकर को मैं 100 डिग्री तक थर्मोमीटर डालूंगा ना पानी के अंदर, 100 डिग्री इस पर टेम्परेचर लिखा हुआ नजर आएगा, 100 डिग्री पे ये पानी ऐसा कर पाता है। लेकिन सारे लिक्विड्स का बिहेवियर सेम नहीं होता। आपकी बुक में जो है बात की गई है पानी की, आपकी बुक में बात की गई है अल्कोहल की, आई थिंक सो दैट इज इथानॉल C2H5OH, और एक और कंपाउंड की बात की गई, इसका नाम है ईथर। तो ऐसा करते मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर की बात की गई, इथानॉल की बात की गई, पानी की बात की गई। तो प्यारे बच्चों, अब पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट पता है हमें कि दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन द पॉइंट टू पॉइंट है कि इथानॉल और ईथर का क्या होगा? तो अल्कोहल का साइंसदानों ने बताया है कि दैट इज 78 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 760 मिलीमीटर को क्रॉस करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब इथानॉल 78 डिग्री पे बॉयल करेगा, और जो ईथर है वो मेरे ख्याल में दैट इज बेसिकली यू कैन से कि 34.6 डिग्री के ऊपर जो है वो क्या करना शुरू कर देगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। तो यानी कि हर लिक्विड का बिहेवियर एक जैसा नहीं है। कोई लिक्विड किसी टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है, कोई लिक्विड किसी टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट ही होता है जो किसी लिक्विड की पहचान होता है। अगर देखें, आपको पता नहीं लिक्विड कौन सा है, और आपको ये पता है कि इतने टेम्परेचर पे ये वाला लिक्विड बॉयल करता है। लेट्स से दैट मुझे पता नहीं कि ये पानी है इसमें, और मैं बीकर में उसको गर्म करूंगा और मैं देखूंगा कि कितने पे बॉयल कर रहा है, और वो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, तो मैं फौरन पहचान जाऊंगा ये तो पानी है, क्योंकि 100 डिग्री पे तो बॉयल पानी करता है। और मेरे पास एक लिक्विड है, मुझे नहीं पता उसका कौन सा लिक्विड है वो, तो फिर मैं उसको बॉयल करूंगा तो 78 डिग्री पे 78 डिग्री पे वो बॉयल कर रहा है, मैं तो पहचान जाऊंगा ये तो इथानॉल है, क्योंकि इथानॉल जो है वो 78 डिग्री पे बॉयल करती है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसी कंपाउंड की पहचान भी बन जाता है, और आप किसी कंपाउंड को उसके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से पहचान सकते हो। अब हिसाब लगाओ कि बॉइलिंग पॉइंट याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट्स याद कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको बोर्ड में MCQs हों वो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। इसमें 3 कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो मैं देखूंगा वीडियो में आगे जाके कि कहीं और कोई कंपाउंड्स आपकी बुक में दिए हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, हाँ, एक और चीज़, ये अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर 760 का लग रहा है, ठीक है, और अगर मैं ये चेंज कर दूं तो फिर पानी कब बॉयल करेगा? देखें, 100 डिग्री चाहिए 760 प्रेशर बनाने के लिए मिलीमीटर ऑफ Hg। लेकिन अगर लेट्स से दैट
कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो गया, वो 760 मिलीमीटर ऑफ एजी नहीं रहा, वो 700 हो गया। तो आपको फिर क्या जरूरत है यहाँ से 760 नीचे पार्टिकल को भी 760 एनर्जी लगाने की? उसको तो जरूरत नहीं है ना, उसको 700 लगाने की जरूरत है। तो अगर 760 100 पे आती है और 700 जो है वो 97 98 डिग्री पे आ जाती है, तो पानी बॉयल किस पे कर जाएगा? 78 डिग्री पे बॉयल कर जाएगा पानी। यानी एक्सटर्नल प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे आप बॉइलिंग पॉइंट को फाइनल कर सकते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल आपने कम करना है तो आप पहाड़ों पे चले जाएं। पहाड़ों पे जब जाएंगे तो एयर का कॉलम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखें, अगर लेट्स से दैट हमारे पास ये ज़मीन है, ये पहाड़ है और ये समंदर है और ये हमारे पास एक एयर का कॉलम है, तो यहाँ पर देखें एयर कॉलम क्या हो गया? कम हो गया। और समंदर पे देखें एयर कॉलम क्या हो गया? बड़ा है। तो ये प्रेशर क्या लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा ना। और ये प्रेशर क्या लगाएगा? तो इसलिए यहाँ पर पहाड़ की चोटी पे जो पानी है वो कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, क्योंकि ऊपर हवा का कॉलम कम है, इसके ऊपर हवा का दबाव कम है। और यहाँ पर समंदर की सतह पे मैदानी इलाकों में पानी 100 डिग्री पे बॉयल करेगा। ये लेकिन याद रखिएगा फ़र्क आता है थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस में। अगर आप सिंध में पानी बॉयल कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, समंदर में कराची में जाके पानी बॉयल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस में फ़र्क आता है, लेकिन वो फ्रैक्शन का फ़र्क कोई नोटिस एज सच नहीं करता। तो वी रियली गो फॉर अ मदर वैल्यूज़, 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री, 98 डिग्री, 97 डिग्री, मतलब मदर वैल्यूज़ पे रहते हैं। फ्रैक्शन पॉइंट के बाद हम डेसिमल्स पे नहीं जाते, लेकिन फ़र्क आता है, फ़र्क आएगा क्योंकि एयर कॉलम का फ़र्क होता है। तो लिहाजा प्यारे बच्चों ये था हमारा टॉपिक, कौन सा? द इंट्रोडक्शन टू दी बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन डेफिनेशन की तरफ नहीं गए, अब डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ एटमॉस्फेयर। लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए किसी वेपर का प्रेशर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर का प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, या फिर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उस प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट कहोगे, उस वेपर के प्रेशर को। वेपर कौन सा है? जो कि सरफेस से निकल रहा है, जो चाहता है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी कर ले कि वो सरफेस से चला जाए, इसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। सो एग्जांपल्स को कर लेते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की जो थी वो बात चल रही थी। अब बॉइलिंग पॉइंट में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर टेम्परेचर का इजाफा कैसे वेपर का प्रेशर बढ़ाता है। जैसे ये देखें, हमारे पास एक बीकर है, तो अब ये सतह है, ये एक और बीकर है और ये भी एक सरफेस है। लेट्स से दैट कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। होगा क्या? होगा ये कि 0 डिग्री पे जो है कंपाउंड भी इजी सा ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर, वो होगा 25 मिलीमीटर ऑफ एजी। यानी कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। जैसे कि आपको पता है कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एजी लग रहा है। तो जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, यानी अब जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो भी कितना प्रेशर लगाएंगे? 760 मिलीमीटर ऑफ एजी प्रेशर लगाएंगे, तो दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री। 100 डिग्री के ऊपर जो है इतना प्रेशर होगा वेपर का, और एटमॉस्फेयर का भी उतना ही है जो कि वेपर का। इसे हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का जो है हम नाम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो लिहाजा अब क्या सीन होने वाला है कि जो बहुत से सरफेस पार्टिकल्स हैं वो निकल निकल के पानी को छोड़ते रहेंगे, वेपर बनते रहेंगे। तो इस अमल को फिर हम नाम दे देंगे बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, तो हमने क्या सीखा? सीखा ये कि कम टेम्परेचर होगा पानी का वेपर प्रेशर कम होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, अगर लेट्स से दैट अब स्टोरी चेंज करते हैं, स्टोरी में लेके आते हैं ट्विस्ट। आपको पता है स्टोरियों में ट्विस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, तो लिहाजा ट्विस्ट लाते हैं। अब की बार लिक्विड ही चेंज कर देते हैं, अब की बार अल्कोहल कर देते हैं लिक्विड। ठीक है, और अब हमने क्या देखा कि अगर हमने अल्कोहल ले लिया दोनों बीकरों में, अब भी सरफेस पे वेपर्स मौजूद हैं।
तो यहाँ पे जो है 0 डिग्री है और यहाँ पे हम कर लेते हैं 78 डिग्री सेल्सियस। तो पहले बच्चों हमने क्या देखा कि 0 डिग्री पे जो अल्कोहल का प्रेशर है वो इथाइल अल्कोहल कर लेते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो हमने क्या देखा कि इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो है वो 25, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा 0 डिग्री पे 5 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा, ठीक है, ये गलती हो गई है। अच्छा दोबारा देखें तो यहाँ पर क्या प्रेशर होगा 0 डिग्री पर 25 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, वेपर का प्रेशर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 78 डिग्री पे वेपर का प्रेशर कितना हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पे तो 78 डिग्री पे ही हो गया 760, यहाँ पे तो चाहिए था 100। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं उनका फार्मूला C2H5OH, तो ये पार्टिकल्स कुछ और हैं, पानी का फार्मूला है H2O, ये पार्टिकल्स कुछ और हैं, ये हल्के पार्टिकल्स हैं, ये भारी पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये हल्के भी हैं लेकिन इनके पार्टिकल टू पार्टिकल जो इनकी बॉन्ड है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने पढ़ी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डबल फोर्सेस भी होती हैं। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक पार्टिकल के साथ 4 पार्टिकल लगे होते हैं पानी के ना, जिस तरह ये पार्टिकल है पानी का, तो 1 2 3 4, मतलब एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये जो इथाइल अल्कोहल है यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर भी नहीं है, और पार्टिकल टू पार्टिकल जो एक फोर्स है वो कौन सी है, डायपोल फोर्स है, जो कि उससे कमज़ोर फोर्स है। बेशक मॉलिक्यूल भारी है लेकिन फोर्सेस कमज़ोर है, जिस वजह से क्या होगा वो 78 डिग्री पे पार्टिकल को छोड़कर 760 प्रेशर लगाकर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर आ जाएगा और बॉयल करना शुरू कर जाएगा। और यही स्टोरी प्यारे बच्चों अगर हम ईथर में देखें तो ईथर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा 0 डिग्री पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ईथर का प्रेशर होगा वो होगा 200 मिलीमीटर ऑफ Hg प्यारे बच्चों। तो अगर आप कहें कि सर ये कब बॉयल करता है, तो यहाँ इसका टेम्परेचर चेंज होगा 34.5 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर तो बढ़ता है वेपर का, लेकिन हर किसी लिक्विड का अलग अलग ही बढ़ता है। यानी पानी का तो 100 डिग्री पे 760 हुआ, अल्कोहल का तो हुआ 78 डिग्री पे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। और जब हमने ईथर को देखा, डायथाइल ईथर, ये इथाइल है C2H5, ये भी डाई कर देते हैं, 2 हो गए, C2H5 बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया डायथाइल ईथर का। तो ये मॉलिक्यूल है। अब आपको बताइए ये इथाइल अल्कोहल से भी ज़्यादा भारी मॉलिक्यूल है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला ये है, तो इथाइल अल्कोहल के फार्मूले में 2 और 5 7 और 2 9 एटम्स आ रहे थे। तो यहाँ पर देखें 7 और 7 14 और 1 15 एटम्स आ रहे हैं, और यहाँ तो सिर्फ 3 एटम्स हैं जो कि बना रहे हैं, लेकिन इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी सीन होता है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 0 डिग्री पे ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 200 मिलीमीटर ऑफ Hg है। 0 डिग्री पर अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो है वो 25 मिलीमीटर ऑफ Hg है, जबकि जो पानी है उसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना है 5 मिलीमीटर ऑफ Hg। बट द स्टोरी इज नॉट ओवर। ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, ये ग्राफ हमें जो है कुछ लाइनें शो करता है। जैसे मैं ईथर की बनाऊंगा तो ईथर का वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 0 लगा लें, 100 200 300 400 500 600 700 और 760 आ गया ना, ठीक है। तो 100 200 300 400 500 600 700 एंड 760 टॉप आ गया। तो यू कैन से कि 0 डिग्री पे कितना प्रेशर है ईथर का, ये देखो ईथर का क्या प्रेशर है 200। तो कहाँ से गेम स्टार्ट होगी, यहाँ से तो नहीं करूँगा ना, 0 डिग्री टेम्परेचर है ना ये, तो प्रेशर क्या है इसका 200, यहाँ स्टार्ट करूँगा। और फिर 760 कब आ जाता है, ये लाइन 760 को इंडिकेट करती है, ये लाइन किसको इंडिकेट करती है 760 को इंडिकेट करती है। तो ये देखो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा, और देखो ये 20 है ये 40 है, 20 और 40 के दरमियान क्या है 30 है, 30 और 40 के दरमियान 34.6 भी आ जाएगा ना, 34.6। तो लिहाजा क्या होगा प्रेशर, ये देखो ये यानी कि 760 34.6 पे आ गया, ये देखो
समझ रहे हो? यहाँ से 34.6 पे कितना हो गया, 760 हो गया। लेकिन कितना था यहाँ पर, जब टेम्परेचर 0 डिग्री था तो कितना था, 200 था। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे आया 34 पे आया, तो प्रेशर कितना हो गया, 760 हो गया। तो ये ग्राफ प्रेजेंटेशन है, ये क्या है, ग्राफ प्रेजेंटेशन। इस तरह की लाइन आपने ईथर के लिए बनानी, इस पर लिख देना आपने डायएथाइल ईथर। क्या लिख देना है, डायएथाइल ईथर। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अगर आप देखेंगे अल्कोहल की एक लाइन है, अल्कोहल का 0 डिग्री पे 25 है, तो 0 और 100 के दरमियान 50 है, 50 और 0 के दरमियान 25 है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। और 78 डिग्री पे आपको पता है ये लाइन है 78 डिग्री की, तो यहाँ पे लाइन जाएगी ना। तो ये लाइन आपने यहाँ से खींचते 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 इस तरह कर्व सा बनाने से, पैराबोला कहते हैं, तो यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों दूसरी आप अल्कोहल की लाइन बना देंगे। ये ग्राफ बना रहे हैं ना हम, ग्राफ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अब। उसके बाद अगर आप आ जाएं एक और कंपाउंड पे, पानी पे 0 डिग्री तो तकरीबन 0 के करीब ही होती है, तो हम 0 से स्टार्ट लेंगे ना यहाँ से, और 100 डिग्री पे क्या दे देंगे, 760 का प्रेशर दे देंगे। तो लिहाजा ये भी एक लाइन 0 से स्टार्ट होगी और थोड़ा सा पैराबोला होते होती ये जाएगी इस तरह ऊपर, ठीक है। सो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये बनेगा 78 डिग्री सेल्सियस पर 760, ये बनेगा 100 डिग्री पर 760, ठीक है। 760 की मार्किंग ये है, ठीक है। क्लियर हो गया ये ग्राफ भी आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफ। तो ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें हमने स्टडी किया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि जब जो वेपर का प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब देखो लेट्स से दैट एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो 760 नहीं है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो 500 मिलीमीटर ऑफ Hg है। लेट्स से दैट दुनिया के किसी ऐसे कोने में चले जाओ जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर जो है 500 मिलीमीटर ऑफ Hg हो, वैसे होता कहीं पे भी नहीं, वैसे सपोज कर रहा हूँ। तो अब देखो 100 डिग्री में तो प्यारे बच्चों पानी का जो प्रेशर है वो हो जाएगा ना 760 तो आगे चला गया, ऐसे ही ना। अब एक्सटर्नल कितना है 500, तो हमें तो 500 चाहिए। तो लिहाजा अब 500 के लिए अगर हम देखें तो कोई टेबल तो यहाँ उन्होंने बनाया नहीं है, ठीक है, जिससे मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन ये है कि आप 500 सपोज कर ले चले फिर कि पानी आपका कितने डिग्री पे बॉयल कर जाएगा, 80 डिग्री पे कर जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री पे जो है वो प्रेशर क्या हो जाता है 500 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाता है। तो आप कहेंगे सर नहीं पानी तो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, तो हाँ 100 डिग्री पे बॉयल करता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो 760 लग रहा है। लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ ना कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाए 500 हो जाए, तो फिर क्या पानी 100 डिग्री पे बॉयल करेगा, फिर पानी 100 पे नहीं करेगा, फिर पानी बॉयल करेगा प्यारे बच्चों 500 मिलीमीटर ऑफ Hg पे बॉयल कर जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल 500 आ रहा है तो हमने भी 500 ही लगाना है ना यहाँ से। तो ये सारी गेम है जो आपने दिमाग में रखनी है। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा टॉपिक कवर होता है जिसमें हमने स्टडी किया 3 कंपाउंड्स को, पानी को, अल्कोहल को और डायथाइल ईथर को। अल्कोहल कौन सी थी, इथाइल अल्कोहल थी। तो लिहाजा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इनका 0 डिग्री पे क्या प्रेशर होता है ये भी याद रखना है। ये बोर्ड में आपको MCQ के तौर पे आएगा, अभी BMCQ लगा सकते हैं। स्टोरी इज नॉट ओवर, अभी हम चलते हैं फैक्टर्स जी। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें आपसे फैक्टर्स की कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। अब फैक्टर्स तो बहुत से होते हैं लेकिन फिलहाल 3 की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। नेचर ऑफ अ लिक्विड, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। देखें अभी नेचर ऑफ अ लिक्विड में हमने 3 लिक्विड्स की बात की। सबसे पहला लिक्विड क्या था, वाटर, उसके बाद था इथाइल अल्कोहल, और प्यारे बच्चों उसके बाद था डायथाइल ईथर। ये हमारे पास 3 लिक्विड्स थे। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि तीनों जो लिक्विड्स हैं ये पोलर लिक्विड्स हैं। ये क्या है, पोलर लिक्विड्स। और ये बात पहले भी हमने की थी कि अगर कोई लिक्विड जो है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो नॉन पोलर हो जाता है समटाइम्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो अमूमन जो है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे बेंजीन सॉल्यूशन, जैसे टॉलिन, जैसे और भी कोई आप कंपाउंड ले सकते हैं। पेट्रोल को भी आप शायद इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो लिक्विड्स होते हैं ये कोई इतने ज़्यादा पोलैरिटी नहीं रखते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए जल्दी से वेपर बनेंगे। इनका इतना ज़्यादा ना बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ना मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट की तो बात नहीं करेंगे, बल्कि लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं ये।
लेकिन ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है वाटर। रीज़न क्या है जी? ये पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके दरमियान। इसलिए नेचर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कि पोलर लिक्विड्स होंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, और अगर नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? कम होंगे, लेस होंगे, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री के करीब करीब भी बॉयल कर जाते होंगे। तो वो तो लैब में जाके आप किसी लिक्विड को बॉयल करेंगे तो फिर है ना। वैसे आपको हमने इस चैप्टर की मदद से जब प्रैक्टिकल्स करने हैं तब आपको अपने बॉइलिंग पॉइंट निकालना सिखाना है कि आखिर किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है या मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है। तो प्रैक्टिकल बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वो भी आपने हमारे साथ ही करने इंशाल्लाह करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो लिहाजा अभी हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो अब दूसरा फैक्टर है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो अगर हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को लें इसी टॉपिक के ऊपर, तो अगर हम देखें पानी में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कौन सी हैं और इथाइल अल्कोहल में कौन सी हैं, ईथर में कौन सी हैं, तो आप कह लें कि पानी में जो IMF है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, वो क्या है? थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। जबकि जो इथाइल अल्कोहल है उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या है? वीक है। और तो इसमें तो और वीक हो जाती हैं डायथाइल ईथर में, अगर हम देखें, क्योंकि पानी में हमने देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, इसमें भी डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। तो पहले बच्चों क्या सीखा ये कि अगर IMF जो है वो स्ट्रांग होगी तो पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करेगा, है ना। और अगर थोड़ी वीक होगी तो अल्कोहल की शक्ल में वो 78 डिग्री 78 डिग्री पे बॉयल कर जाएगा। अल्कोहल तो 78 डिग्री पे बॉयल करती है। और ईथर हमने देखा 34.6 डिग्री पे जो है वो बॉयल कर जाती है। तो लिहाजा क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये आया कि जिसमें वीक थी उन्होंने लो बॉइलिंग लिक्विड्स बन गए, वो तो कम टेम्परेचर पे बॉयल कर रही हैं। लेकिन जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं तो लिहाजा वो क्या कर रही हैं? ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल कर रही हैं। जैसे मैंने देखा है कि जो H2SO4 है, ये गंधक का तेज़ाब है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मेरे ख्याल में कोई 140 डिग्री के करीब जो है वो बॉयल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दरमियान भी कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं जो इसको बॉयल इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे करवा रही हैं। वैसे 140 की एग्जैक्ट रेटिंग है या कोई और रीडिंग आप कमेंट में मुझे बता दें, ठीक है। द स्टोरी इज नॉट ओवर। चलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की तरफ और समझते हैं कि आखिर एक्सटर्नल प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है बॉइलिंग। प्यारे बच्चों, अगर बात करें आपसे हम एक्सटर्नल प्रेशर की, कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कैसे अफेक्ट कर सकता है बॉइलिंग पॉइंट को, तो याद रखिएगा हमारे पास जो है अगर एक प्रेशर कुकर हो तो इसमें लिक्विड होगा और ऊपर से आपने एक वो ख़ास किस्म का ढक्कन आता है प्रेशर कुकर का, वो लगा दिया, सीटियाँ लग गई और आप पता नहीं क्या क्या लगा दिया आपने सीटियाँ थोड़ी ख़राब हो गई प्यारे बच्चों। तो ये प्रेशर कुकर बन गया। अब क्या सीन हो रहा है कि अब इसने तो करना है बॉयल, क्योंकि नीचे काफ़ी हीट आ रही है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर तो हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर लिक्विड बॉयल नहीं कर रहा। पता क्यों? क्योंकि जो वेपर्स बने इस लिक्विड के वो ऊपर से जो है वो प्रेशर 760 से भी ज़्यादा का लगा रहे हैं हम, क्योंकि 760 प्रेशर पे ही बॉयल करेगा ना। ओपन एयर में तो 760 प्रेशर पार्टिकल्स लगा लेते हैं और बॉयल करके, ये जो मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट तो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम या ज़्यादा कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। देखें, प्रेशर कुकर के सेंसेशन में ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपका फिर 100 डिग्री पे कुछ भी नहीं बिगड़ता। प्रेशर कुकर मीन्स कि हमने वेपर्स का प्रेशर इतना सरफेस पे लगा दिया हुआ है कि 100 डिग्री पे अब पानी बॉयल नहीं करेगा। तो गोश्त जल्दी पक जाता है, दालें जल्दी पक जाती हैं और आपकी कढ़ाई जल्दी पक जाती है। यू कैन जस्ट रियली मेक अ गुड काइंड ऑफ अ फूड्स। तो ये प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने एक्सटर्नल प्रेशर को यूज़ किया कुकिंग को तेज़ करने के लिए। बहरहाल तो आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर का जो है वो एक फैक्टर है, क्योंकि देखें बॉइलिंग पॉइंट अगर लेकर आना है तो एक्सटर्नल प्रेशर डेफिनेटली होना चाहिए एक ख़ास मकदार में, जो कि नॉर्मल है 180 m है, 760 है, और ये अगर कम ज़्यादा होगा तो इसको इससे भी बॉइलिंग पॉइंट को फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप सो आपको इस वीडियो में जो है सब बातें क्लियर होगी होंगी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ये इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लेक्चर्स
जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको बताएं कि डिफरेंट लिक्विड्स का क्या बिहेवियर होता है रिगार्डिंग दी एवेपोरेटिंग प्रोसेस। अगर बहुत तेज़ एवेपोरेटिंग प्रोसेस हो जाए, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो लिहाजा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लें और इसके अलावा अगली वीडियो देखें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।